कोड सोर्स कोड होता है एक्चुअली, राइट। हम जो भी कोडिंग लिखते हैं तो इंटरनली जो है वो किस तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट होगा और इसका जो सिंटैक्स है वो सारी चीजें हम काफी डिटेल में हम लोग इसके बारे में एक्सप्लेन हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे तो ये चीज क्लियर होगा कि हमें एक इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देना है, विद द हेल्प ऑफ दैट इंस्ट्रक्शंस वी आर गेटिंग सम आउटपुट, लेकिन जो आउटपुट हमें मिलेगा वो हमारे लैंग्वेज में होना चाहिए, राइट। मतलब ऐसा नहीं कि आउटपुट जो होगा वो भी हमारे 0 एंड 1 के फॉर्मेट में हो, ऐसा नहीं। जो हमें इंस्ट्रक्शंस देना है कंप्यूटर को वो इंस्ट्रक्शंस 0 एंड 1 के फॉर्मेट में होना चाहिए, लेकिन जो आउटपुट आएगा वो हमारे लैंग्वेज में होना चाहिए। सो दैट इज नोन एज द प्रोग्रामिंग। बट अब बात करते हैं कि जावा के लिए, तो जावा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर में क्या सब चीजें आ जाता है, इसमें सबसे फर्स्ट कंसेप्ट आता है क्लास, सेकंड पार्ट आता है ऑब्जेक्ट, थर्ड वन इज इनकैप्सुलेशन, यस वो भी है, पॉलीमॉर्फिज्म एग्जैक्टली। और फिर यहाँ पे इनहेरिटेंस आ जाएगा एंड देन यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म इस तरीके से आ जाएगा। ओके ठीक है। तो ये जो है उप्स कंसेप्ट के अंदर इतने 6 अलग अलग कंसेप्ट्स हैं और इसी कंसेप्ट पे ये पूरा जावा काम कर रहा है और बहुत सारे एप्लीकेशंस जो है इसके हेल्प से हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो कीवर्ड है क्लास, क्लास मींस क्या हो सकता है? ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? collection of object and variables. हाँ ये सही है, या हम सिंपल अगर समझने के लिए पर्पस से अगर मैं बोलूं तो इट्स सेट ऑफ वेरिएबल्स मेथड्स, राइट यार, यस ये करेक्ट, ठीक है। तो आप एक नॉट यस 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 मींस क्या कि हाँ कंस्ट्रक्टर भी उस पार्ट है, लेकिन जो एक्चुअल जो मेन फोकस है हमारा वेरिएबल्स एंड मेथड्स, कंस्ट्रक्टर्स उसके पार्ट के अंदर है बहुत सारी चीजें हम और रख सकते हैं। बट क्लास जो है मींस आप सिंपली इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, क्लास इज अ कंटेनर वेयर वी कैन स्टोर समथिंग, राइट। तो क्या सब चीजें हम रख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल से बताया कि वेरिएबल्स वी कैन स्टोर इन दैट पर्टिकुलर क्लास एंड वी कैन हैव सम मेथड्स। सो अब यहाँ पे टर्म आ जाता है कि व्हाट इज वेरिएबल, मींस हाउ कैन यू डिफाइन द टर्म वेरिएबल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, राइट। तो वेरिएबल क्या होता है, एनीवन कैन एक्सप्लेन व्हाट इज वेरिएबल? variable is which can contain some value. एग्जैक्टली मींस वेरिएबल जो है एक मेमोरी एलोकेशन का एक नाम हम देते हैं जिसमें वी कैन स्टोर सम वैल्यू, राइट। तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि वेरिएबल इज यूज्ड टू स्टोर सम वैल्यू, राइट। और उस मेमोरी एलोकेशन का जो कुछ भी आप नाम असाइन करते हो आप, राइट, उसी को हम कहते हैं क्या, वेरिएबल। लाइक सपोज एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, वी आर असाइनिंग 10 into x। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने यूज किया है x, सो दिस x इज अ वेरिएबल, राइट, वेरिएबल नेम, एंड 10 इज वैल्यू, एंड इक्वल साइन, व्हाट इज इक्वल साइन? assignment operator, right, this is an assignment operator, right. So in this equation what we are performing, right, we are storing 10 into x. So why we have used x? Because we are going to store some value, means to store some value we need a variable. So यहाँ पे variable जो हो गया ये x है जिसमें हमने 10 को स्टोर किया है। बट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम बात करें सी की, C++ की, जावा की बात करें, या हम .NET की अगर हम बात करें, सो डायरेक्टली वी कैन नॉट यूज like x equals to 10, means first you have to tell the compiler that what kind of value you are going to store in that particular variable। जो आप वैल्यू स्टोर कर रहे हो किसी वेरिएबल में, जैसे हम x में यहाँ पे 10 को स्टोर कर रहे हैं, तो 10 किस टाइप की वैल्यू है पहले आपको वो चीज बताना पड़ेगा। लाइक जो वैल्यू है ये होल नंबर में है, या ये फ्रैक्शन में है, या एक अल्फाबेट लेटर है, वर्ड है, सेंटेंस है, पहले आपको वो चीज स्पेसिफिक करके कंप्यूटर को बताना पड़ेगा, देन वी कैन assign some value into a variable, right? Yes sir. तो उसके लिए एक कंसेप्ट आता है डेटा टाइप्स, राइट, कि जो आप डेटा स्टोर आप कर रहे हो, जो भी किस टाइप की वैल्यू आप स्टोर कर रहे हो, पहले वो चीज आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आप जो भी वैल्यू आप स्टोर कर रहे हो वो किस टाइप की वैल्यू है। तो उसके लिए वी हैव वन कंसेप्ट दैट इज नोन एज द डेटा टाइप्स। अब यहाँ पे डेटा टाइप्स में अलग अलग इसके अलग अलग टाइप्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं इंट, शॉर्ट में इंट, बट यहाँ पे लिखेंगे बट इसको इंटीजर हम बोलते हैं। इंटीजर का मतलब क्या होगा कि वी कैन स्टोर लाइक this type whole number like this, it could be in minus as well, कुछ इस तरीके से।
तो यहाँ पे डेसिमल नहीं होना चाहिए, इट शुड बी होल नंबर। तो इस टाइप की जो वैल्यू है इसको हम क्या कहेंगे, ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है, राइट। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इंटीजर का मतलब क्लियर होना चाहिए, राइट। और किसी को डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछिए। सेकंड जो टाइप होता है वो होता है फ्लोट। फ्लोट में क्या हो सकता है, वैल्यूज Point. होती हैं सर। डेसिमल वैल्यू। एग्जैक्टली यस, बिल्कुल हाँ, डेसिमल वैल्यू तो हम ले सकते हैं लाइक कुछ इस तरीके से, लेकिन डेसिमल के बाद हमें कितना लेना चाहिए, ये मेन पॉइंट यहाँ पे आता है कि डेसिमल के बाद हम लोग यहाँ पे अप टू 6 तक हम ले सकते हैं, नहीं अप टू 2 तक नहीं, हम लोग यहाँ पे अप टू 6 तक हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे इस तरीके से। बट आप डायरेक्टली इसका यूज आप नहीं कर सकते हो। अगर आप इस तरीके से, आप जावा की अगर मैं बात कर रहा हूँ, जावा में अगर आप इस तरीके से लिखते हैं, यू विल गेट द कंपाइल टाइम एरर। मैं आपको वो सब चीजें करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से होगा। इसके लिए आपको क्या करना होता है कि आपको एज ए सफिक्स यहाँ पे एफ यूज करना पड़ेगा, राइट। तो एफ मींस क्या, यहाँ पे आप कंपाइलर को ये बता रहे हो कि वी आर वर्किंग विद फ्लोट टाइप ऑफ वैल्यू। अगर आपने फ्लोट यहाँ पे डेसिमल के बाद जो लास्ट जो है एज ए सफिक्स, अगर आपने एफ यूज नहीं किया, यू विल गेट द कंपाइल टाइम एरर। तो जब भी हम फ्लोट का डिक्लेरेशन करेंगे तो 10 के बाद आप, ये कोई जरूरी नहीं कि अप टू 6 में बोल रहा हूँ, आप 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, कुछ भी आप रख सकते हो। बट उसके बाद जो है लास्ट में यू हैव टू ऐड एफ एज अ सफिक्स। तो यहाँ पे एफ आपको कंपलसरी यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे टर्म यूज कर रहा हूँ अप टू, तो ये आपके रिक्वायरमेंट पे है कि आप कितना आप लेना चाहते हो। डेसिमल के बाद 1 2 3 4 कितना डिजिट आप रखना चाहते हो, बट अप टू 6 आप यू कैन टेक इट इनसाइड द फ्लोट वैल्यू। अब हम बात करते हैं क्या, थर्ड जो टाइप है वो आता है हमारा डबल। डबल में क्या होगा कि डबल में भी हम डेसिमल टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो है कुछ हम इस तरीके से हम लिखेंगे क्या, कि जैसे मैंने ये अप टू 16 तक आप रख सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे लास्ट में आपको कोई, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि फ्लोट में हमने एफ यूज किया हुआ है, यहाँ पे हमें आपको कुछ भी यूज नहीं करना। जैसे मैं यहाँ पे डबल की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे डी यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, लास्ट में एज ए सफिक्स कुछ भी यूज नहीं करना है, बस सिंपल आप इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो वो हो जाता है डबल टाइप की वैल्यू को स्टोर करने का ये तरीका है। क्लियर है Sir, हाँ। why it gives compile time error if we not written f after prefix? There should be some differentiation between float and double, that's why it's quite simple. If you are working with the double means you have to use without any f, but if you are notifying that computer that we are working with the float, for that purpose we have to use the f as a suffix, that's it. Means to differentiate, means how can you differentiate, because float and double both containing the decimal part like fraction part, so how can you distinguish between float and doubles? For that purpose we have to use f as a suffix in the float, but inside the double we do not need to give any keyword as a suffix, right? Okay, sir, got it. Okay, Okay, now come to the fourth part. So this is completely all about the digit part, but if we will come on the fourth part like character. So character means क्या हो सकता है, anyone? Inside the character क्या रख सकते हैं? alphabet. हाँ देखिए यहाँ पे बहुत सारे मतलब लोगों में कंफ्यूजन होता है कि कैरेक्टर मीन्स क्या हो सकता है। तो कैरेक्टर मीन्स आप ये बिल्कुल नहीं बोलें कि अगर हम बात करें जावा प्रोग्रामिंग की, तो जहाँ पे हम अल्फाबेट की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं। यहाँ पे ये है कि कैरेक्टर मीन्स यू कैन टेक एनीथिंग इनसाइड सिंगल कोड दैट बिकम्स कैरेक्टर, बट वो जो कैरेक्टर है वो सिंगल होना चाहिए। लाइक कुछ इस तरीके से आपको सिंगल कोड तो आपको लिखना है। अगर सपोज मैंने यहाँ पे, आपने बताया कि हमने अल्फाबेट यूज करना है, लाइक हमने ए लिखा, तो ए अगर मैंने लिखा तो ये कैरेक्टर है, और सिंगल कोट में हमने लिखा दैट मीन्स कैरेक्टर है। बट अगर मैंने कुछ इस तरीके से लिखा सिंगल कोट में, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, तो 1 भी एज अ कैरेक्टर ट्रीट करेगा, राइट। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिफरेंशिएशन करने के लिए दिया गया है कि मींस एनीथिंग यू कैन राइट इनसाइड द सिंगल कोट दैट इज कैरेक्टर, बट वो सिंगल होना चाहिए। लाइक सिंगल इन द सेंस, मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैंने कुछ 10 इस तरीके से लिखा तो ये अभी कैरेक्टर नहीं है। मीन्स आपको सिंगल लेटर ही यूज करना है या सिंगल डिजिट ही यूज करना है। इवन यू कैन यूज सिंबल्स, लाइक अगर मैंने कुछ इस तरीके से मैंने डॉट लिखा तो ये डॉट भी जो है एक यहाँ पे एज ए कैरेक्टर वो ट्रीट करेगा, बट यू हैव टू राइट इनसाइड द सिंगल कोट। और ये सब चीज मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से ये सब सारी चीजें हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट समझने में? तो यहाँ पे हाँ, यस space can be character or not? यस, इट इज अ कैरेक्टर।
अगर हम जब हम लोग स्ट्रिंग टॉपिक हम जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे भी आपको जो भी जैसे आपका कुछ जो भी आपका नाम है, ठीक है, अगर आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में अगर आपने स्पेस रखा है आप, तो वहाँ पे भी एक कैरेक्टर उसको काउंट किया जाता है, राइट। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा क्या, सिंपल सा मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितना है, तो अगर आप यहाँ पे आप देखोगे यू विल सी दैट यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5, राइट, इसमें 5 है और इसमें भी कितना है 5 है। तो अगर इसका लेंथ अगर हमें फाइंड करना होगा तो अगर यहाँ पे आपको यहाँ पे 5 और 5 10 नहीं आएगा, 11 आएगा बिकॉज ऑफ दिस स्पेस। तो स्पेस भी एक कैरेक्टर में ही काउंट किया जाता है, राइट। तो इसके बारे में भी हम लोग जब स्ट्रिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे तो वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो कैरेक्टर भी एक, जो स्पेस भी है वो एक कैरेक्टर होता है, क्लियर है? ओके ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे कैरेक्टर की अगर हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सो आपको ये समझना है कि सिंगल कोड के अंदर में सिंगल लेटर हो या सिंगल डिजिट हो या सिंगल सिंबल्स हो, उसको हम कैरेक्टर हम कहेंगे। कोई डाउट नहीं यहाँ तक, क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रिंग का। तो स्ट्रिंग में क्या हो सकता है, एनीवन कोई बता सकता है क्या हो सकता है स्ट्रिंग में? set of characters, but you have to write inside yes double quote is compulsory, right, like this, okay। तो इस तरीके से जो हम लिखेंगे डबल कोट में, अगर इवन आप यहाँ पे ऐसे भी आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 10 लिखा, तो यहाँ पे जो 10 है ये जो है एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे ट्रीट होगा। मैंने आपको यहाँ पे 10 जो बताया था सबसे पहले, तो ये जो 10 था एक इंटीजर टाइप की वैल्यू था, यहाँ पे कोई सिंगल कोट डबल कोट नहीं था, और उसी 10 को मैंने अगर यहाँ पे डबल कोट के अंदर मैंने लिखा तो ये एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे ट्रीट होगा, ठीक है। लाइक अगर मैंने एक सपोज आप इस तरीके से रखो कि मैंने अगर डबल कोट के अंदर सपोज मैंने 10 लिखा, मैंने यहाँ पे प्लस लिखा एंड फिर से मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज 2, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 12 plus 2 102 एग्जैक्टली यस। यहाँ पे ये कॉन्केट हो जाएगा। जब भी स्ट्रिंग की अगर हम बात करते हैं तो अपेंड होता है, ना कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो हम प्लस करते हैं वो नहीं परफॉर्म होगा। तो ये होता है कैरेक्टर, मतलब स्ट्रिंग की बात अगर मैं करूं, अगर यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ऐसे लिखा 10 plus 2 कुछ इस तरीके से लिखा, देन यू विल गेट द आंसर 12। बट इफ यू आर यूजिंग द डबल कोट मीन्स यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे काउंट कर रहा है, ट्रीट कर रहा है, देन यहाँ पे 10 में 2 जो है अपेंड हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा, राइट। तो ये डिफरेंस समझ में आया होगा कि इंटीजर में हम किस तरीके से यूज करते हैं और स्ट्रिंग में हम किस तरीके से यूज करते हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है ऑल? ओके ग्रेट, ठीक है। चलिए, तो ये जो मैंने अभी जो 5 टाइप्स का जो बताया, डेटा टाइप्स बहुत सारी चीजें हैं, आगे में हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट इतना जो है ये फ्रिक्वेंटली आपके प्रोग्राम में हमेशा यूज होता है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको क्लियर किया कि क्या सब चीजें होगा, क्योंकि एक स्टार्टअप के लिए मुझे थोड़ा सा बेसिक आपको बताना जरूरी है। यदि हम डायरेक्टली प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए आपको बेसिक समझना काफी कंपलसरी पार्ट है। सर अगर सिंगल कोट में हेलो रहेगा तो क्या होगा? आएगा, बिल्कुल है, यू विल गेट द कंपाइल टाइम एरर। आई विल शो यू दैट हाउ यू विल गेट द कंपाइल टाइम एरर, ओके। क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपको सिंगल लेटर ही लिखना है इनसाइड सिंगल कोड, तभी वो कैरेक्टर होगा, राइट, ठीक है, क्लियर है? ये सिंगल कोड, डबल कोड और ट्रिपल कोड का फंक्शंस अलग अलग रहते हैं क्या? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल जी। वो थोड़ा सा डिटेल कर दीजिए ना। सॉरी सर, वो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे काम करता है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि अगर हमने सिंगल कोड, यहाँ पे देखिए कुछ सर्टेन रूल्स बताए गए हैं कि कंप्यूटर को किस तरीके से हमें कमांड देना है। तो मैं जस्ट आपको रूल एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंप्यूटर जो है कैरेक्टर किसे समझेगा। तो यहाँ पे कंप्यूटर को इस तरीके से बताया गया कि अगर सिंगल कोड के अंदर में सिंगल लेटर है, दैट मीन्स इट इज अ कैरेक्टर, राइट। और अगर आपने डबल कोड के अंदर आपने जो कुछ भी लिखा, कंप्यूटर उसको एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करेगा, बस इतना ही है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आप सेट ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब बहुत सारी चीजें आप, जैसे मैंने आपको यहाँ पे 10 भी लिख दिया, यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रिंग भी, हमने यहाँ पे कुछ वर्ड भी लिख दिया, तो ये भी आपको यहाँ पे इंक्लूड कर रहा है कि ये स्ट्रिंग है। बट कैरेक्टर मैंने आपको बताया कि सिंगल कोड तो होगा, बट सिंगल लेटर ही होना चाहिए, या सिंगल जो अल्फाबेट होगा वही चीजें हो सकता है, डिजिट भी ले सकते हैं, यहाँ पे सिंबल्स भी हम यूज कर सकते हैं, तो वो कैरेक्टर होगा। बस सिंपल चीज है। सर अगर डबल कोट्स में सिंगल लेटर रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? वो भी स्ट्रिंग रहेगा? स्ट्रिंग रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया 5, तो ये भी एक स्ट्रिंग हो जाएगा। लाइक मैंने जब अभी जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जैसे मैंने 5 लिखा प्लस मैंने यहाँ पे 5 लिखा, यू विल गेट द आंसर 55। यस सर,
राइट। और ये सब चीजें मैं करके बताऊंगा आपको। अभी आप इतना फोकस कीजिए जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि क्या रूल रेगुलेशन है, उस पर आप फोकस कीजिए। और फिर हम जब प्रैक्टिकली जब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन होगा, और जैसे कि अभी किसी का क्वेश्चन था कि अगर सिंगल कोट में हमने कुछ हेलो लिख दिया तो ये आपको कंपाइल टाइम में एरर दिखाएगा कि ऐसा आप नहीं कर सकते, ये रूल नहीं है, राइट। तो वो सब सारी चीजें मैं आपको काफी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और रन करके भी आपको सारी चीजें दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि जस्ट मैं आपको थियोरेटिकल बता दिया ऐसा ऐसा चीजें होता है आप करके देखो, ऐसा नहीं। मैं जो भी एक्सप्लेन यहाँ पे कर रहा हूँ ईच एंड एवरी कंसेप्ट आई विल डू प्रैक्टिकली ऑन योर सिस्टम, राइट। सर अगर डबल कोट्स में सिंगल अल्फाबेट रखा तो कंपाइल टाइम एरर देगा या नहीं? सिंगल कोट में अगर डबल कोट में सिंगल अल्फाबेट रखा हाँ हाँ तो कंपाइल टाइम एरर देगा? नहीं देगा, नहीं देगा। अभी वही मैंने बताया ना, मैंने अभी यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे है ना 5 को मैंने डबल कोट के अंदर में लिखा है, तो ये काम बिल्कुल करेगा। मीन्स डबल कोट के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। अभी वही मैंने यहाँ पे जो एक्सप्लेन अभी किया था मैंने, वही चीजें था ना कि डबल कोट के अंदर मैंने अगर 5 अगर किया तो आंसर हमें 55 आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। मैं बात कर रहा हूँ सिंगल कोट का, कि सिंगल जो कैरेक्टर है उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि सिंगल कोट के अगर अंदर आप एक से ज्यादा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया AB, तो यहाँ पे यू विल गेट द कंपाइल टाइम एरर, राइट। तो यहाँ पे कैरेक्टर का मतलब सिंगल कोट के अंदर आपको सिंगल लेटर ही लिखना है, मतलब सिंगल लेटर हो या डिजिट हो जो भी हो, राइट। कि अभी क्लियर होना चाहिए, सिंगल कोट और डबल कोट के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। क्लियर है, आगे भी बढ़े हम? यस सर। ओके चलिए ठीक है। तो अभी इतना आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा टाइप का मतलब क्या, कि कौन से टाइप की वैल्यू को कौन से कैटेगरीज में हमें रखना है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और मेरा ये बताने का मकसद ये था क्योंकि मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि x = 10 जो हम करते हैं डायरेक्टली आप यूज नहीं कर सकते हैं। पहले आपको कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि जो भी वैल्यू आप स्टोर कर रहे हो, जैसे 10 स्टोर कर रहे हो तो वो किस टाइप की वैल्यू है, वो चीज आपको बताना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने आपको डेटा टाइप्स बताया। तो अब इस वेरिएबल्स को डेटा टाइप्स के साथ हम इंटरकनेक्ट कैसे करेंगे, कनेक्टिंग हम किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि x = 10 हमें यूज करना है, तो x = 10 है, तो 10 जो है किस टाइप की वैल्यू है, पहले आपको ये चीज बताना होगा। तो अभी जो हमने कंसेप्ट देखा उसके अकॉर्डिंग 10 जो है एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है। देन यू हैव टू फर्स्ट राइट बिफोर दिस लाइन यू हैव टू राइट इंटीजर, और फिर आपने 10 को किस में स्टोर करना है, यानी वेरिएबल नेम क्या है, देन यू हैव टू राइट x। कुछ इस तरीके से लिखेंगे हम, ये इसका सिंटैक्स है। आई होप ये समझ में आया हो। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पे क्या लिखा कि y = मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख दिया, क्या 10.23 इस तरीके से लिखा। तो इससे पहले हमें क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, डबल, ठीक है। क्योंकि अगर मतलब ये फिर डिपेंड करता है आपका रिक्वायरमेंट क्या है। अगर मैंने यहाँ पे f लिखा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे फ्लोट काम करेगा, राइट। अगर हमने वो नहीं लिखा तो यहाँ पे डबल होगा, कुछ इस तरीके से। क्लियर है। अगर हमने यहाँ पे क्या लिखा, सपोज z = मैंने डबल कोट के अंदर मैंने लिख दिया क्या, इंडिया लिख दिया, राइट। तो इससे पहले हमें क्या लिखना चाहिए, स्ट्रिंग। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग और वेरिएबल नेम यू हैव टू मेंशन इन स्ट्रिंग z, कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे। सपोज अगर मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया क्या कि a = राइट, और मैंने यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर में हमने लिख दिया n, तो इससे पहले हमें क्या लिखना चाहिए, कैर। यहाँ पे हम कैर a लिखेंगे, राइट। तो इस तरीके से आपको वेरिएबल का डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। तो ये जो फर्स्ट प्रोसेस मैंने बताया इंट x, इसका मतलब क्या हो रहा है, इंटरनली मेमोरी एलोकेशन तो हो रहा है कि x में जो भी वैल्यू स्टोर हो करेगा उसके लिए एक मेमोरी एलोकेशन होगा मेमोरी में, और जहाँ पे आप इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। बट नॉर्मली अगर बोलचाल की भाषा में अगर बोले इंटीजर x का मतलब क्या है, तो आप सिंपल सा आप ये समझिए कि आप कंप्यूटर को ये बता रहे हो कि वी आर गोइंग टू टेक वन वेरिएबल नेम इज x, एंड इनसाइड दिस x वी हैव टू स्टोर ओनली इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू, और फिर आपने उसमें उस टाइप की वैल्यू को स्टोर आप करते हो। आप मतलब क्या कि यहाँ पे इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिक्लेरेशन। मींस फर्स्ट यू हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल। डिक्लेरेशन इन द सेंस क्या कि आपको वेरिएबल का नाम बताना है कि वेरिएबल का नाम क्या होगा और उसमें आप किस टाइप की वैल्यू को स्टोर आप करते हो, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन। और जब आपने वैल्यू स्टोर कर दिया, लाइक आपने 10 को x में स्टोर कर दिया, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन, राइट। सो विदाउट डिक्लेरेशन यू कैन नॉट इनिशियलाइज एनी वेरिएबल विद सम वैल्यू। तो सबसे पहले ये चीज आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपने सिर्फ यही लिखा और यूज करना चाहते हो प्रोग्राम में, यू विल गेट द कंपाइल टाइम एरर।
सो आप इस बात पे पहले से आप सोच के रखो कि आपका जो भी एप्लीकेशन आप बना रहे हो, जो डेवलप आप कर रहे हो, उसमें किस टाइप की वैल्यू को रखना है। तो पहले से आप वेरिएबल का डिक्लेरेशन सबसे पहले आपको करके रखना चाहिए, उसके बाद फिर उसका यूज करना चाहिए। आई होप कि ये चीज समझ में आया होगा कि किस तरीके से वेरिएबल का डिक्लेरेशन करना है। यानी जो मैंने आपको बताया कि हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या सब चीजें करना होगा। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। एनी डाउट तो आप पूछ सकते हैं। हेलो सर। यस, बोलिए। Sir, instead of writing int x, then x assign 10. Okay. So can we write int x x assign equals to 10? 10? Yes, we can directly write. Not an issue. अभी जस्ट मैं आपको सिंपल सा ये आपको बताया, इसको जो यूज करने का तरीका, जैसे मैंने अभी आपको बताया int x, आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक साथ यहाँ पे क्या होगा, डिक्लेरेशन भी हो गया और यहाँ पे 10 जो है x में असाइन भी हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इवन अगर हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स हो, लाइक सपोज अगर मैंने x लिखा, ठीक है, और x मैंने कुछ इस तरीके से दे दिया, और फिर मैं यहाँ पे x में 10 लिख रहा हूँ, सपोज x इक्वल्स टू 10 मैंने लिखा, फिर मैंने फिर से लिखा कि इंटू y इक्वल्स टू 20। अगर मैं सेपरेटली अगर बात करूँ, कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया। तो इस तरीके से अगर आप समझ रहे हो कि हमें सभी इंटीजर में ही लेना है, तो आप इंडिविजुअली सभी को लिखने के अलावा आप कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो। किस तरीके से, int x, y, z, कुछ इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि आप कंप्यूटर को बता रहे हो कि वी आर गोइंग टू टेक 3 वेरिएबल्स, एक का नाम x है, एक का y और एक का z, और तीनों इस वेरिएबल में आपको सिर्फ इंटीजर टाइप की ही वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं, और फिर इसके नीचे आप वैल्यू को असाइन कर दो। लाइक हमने x में 10 दे दिया, सपोज y में हमने 20 दे दिया, और सपोज z में एक सिंपल सा मैंने कैलकुलेशन कर दिया। ऐसा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, राइट। तो ये सब चीजें जब एक्चुअल में जब कोडिंग में बताऊंगा, तो वहाँ पे ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। तो अभी जस्ट मैंने सिंपल बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सा मैं समझाने की कोशिश किया कि इंटीजर x मतलब क्या हो गया कि डिक्लेरेशन करना है, और फिर आप उसमें आप वेरिएबल को जो भी वैल्यू है उससे आप असाइन अप कर सकते हो। अभी क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक? ओके, चलिए ठीक है। अब देखिए, अब ये सब चीजें तो अभी आपको इतना समझ में आने के बाद अब यू कैन राइट सम कोड इन जावा प्रोग्रामिंग, बट उससे पहले आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपने जो लैपटॉप या डेस्कटॉप आप यूज कर रहे हो उसमें जावा इंस्टॉल्ड है या नहीं। यानी जावा के प्रोग्राम को रन करने से पहले आपके कंप्यूटर में जेडीके होना जरूरी है। जेडीके स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है। ये जो है ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में होगा, तो आप जावा के प्रोग्राम को आप राइट भी कर सकते हो और उसको आप रन भी करके आप देख सकते हैं। तो जो जेडीके है, ये सॉफ्टवेयर हमें समझ में कैसे आएगा कि मेरे कंप्यूटर में जेडीके इंस्टॉल्ड है या नहीं है, क्योंकि विदाउट जेडीके आप अपने जो भी एप्लीकेशन आप बनाओगे डेवलप आप नहीं कर पाओगे। तो ये आपको एक सॉफ्टवेयर आपको कंपलसरी आपको चाहिए, तो ही आप जावा कोड आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले हमें समझना है कि किस तरीके से हमारे सिस्टम इंस्टॉल है या नहीं है, पहले वो हम किस तरीके से हम चेक करेंगे। सो फॉर दैट पर्पस यू हैव टू गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो आई होप कि अभी आप कमांड प्रॉम्प्ट विंडो देख पा रहे हो, राइट? ठीक है, देख पा रहे हो, राइट? तो ये जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट विंडो है, और यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि अभी मेरे कंप्यूटर में जेडीके इंस्टॉल्ड है या नहीं है। तो देखिए, इसके लिए अलग अलग तरीका है। यहाँ पे आपको कमांड क्या पास करना है, सिर्फ जावा स्पेस लेना है और हाइफन वर्जन, कुछ इस तरीके से, और एंटर प्रेस करेंगे। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे, आपको यहाँ पे दिखेगा कि जावा का वर्जन वगैरह सब यहाँ पे दिखा रहा है कि 14.0 वगैरह, कुछ इस तरीके से सारा चीज आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया क्या कि आपको कमांड पास करना है, कमांड प्रॉम्प्ट पे जावा और हाइफन देके वर्जन यूज करना है, तो यू विल गेट द ऑल द वर्जन। तो यहाँ पे ये आपको समझ में आ जाएगा कि आपको यहाँ पे जावा इंस्टॉल्ड है। दूसरा तरीका यहाँ पे क्या है, अगर आप लिखते हो जावा सी फॉर कंपाइलर, कि जावा का कंपाइलर आपके सिस्टम में है या नहीं है, और फिर से हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखेंगे वर्जन, VERSION। जैसे आप एंटर करेंगे यू विल गेट दिस। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आपको इस तरीके से दिखाएगा। अगर नहीं रहेगा तो वहाँ पे दिखाएगा कि एज ए इंटरनल एक्सटर्नल नॉट फाउंड, कुछ इस तरीके से आपको मैसेज दिखाएगा। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको जेडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा।
और ये जो है कम्प्लीटली फ्री अवेलेबल सॉफ्टवेयर है। आप गूगल से आप सर्च करके ओरेकल के वेबसाइट से आप इसको आप ले सकते हो और डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो। बहुत ईजी प्रोसेस है कि इसको आप किस तरीके से इंस्टॉल करोगे। और जैसे आप वंस यू आर डन विद द इंस्टॉलेशन प्रोसेस, सो यू कैन राइट द जावा कोड एंड यू कैन एग्जीक्यूट ऑन योर सिस्टम। तो ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है इसको मैं मिनिमाइज कर दिया और अभी मेरे सिस्टम में जावा इंस्टॉल्ड है। अब हम कोडिंग अब कहाँ पे करेंगे? अब कोडिंग करने के लिए यानी जो एडिटर है, एडिटर बहुत सारे एडिटर्स है जावा कोडिंग करने के लिए। लाइक अगर बेसिक कंसेप्ट आपको समझना है तो आप अभी जो मैं यहाँ पे एडिटर यूज कर रहा हूँ नोटपैड प्लस प्लस, जहाँ पे मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप ये भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। आप नोटपैड प्लस प्लस भी आप यूज कर सकते हो जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए, जहाँ पे आप कोडिंग आप टाइप करते हो और रन कर सकते हो। इवन आपके पास बेसिक जो नोटपैड होता है बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम यहाँ पे देता है, जैसे ये जो नोटपैड है छोटा सा, है ना, इसमें भी आप जावा का कोडिंग आप कर सकते हो आप, ठीक है। और सबलाइन होता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है, और इक्लिप्स होता है। इक्लिप्स काफ़ी फेमस है और इक्लिप्स में ही जो एडवांस जावा का जितना भी एप्लीकेशन हम लोग जो बनाते हैं प्रोजेक्ट के लिए, सब कुछ हम लोग इक्लिप्स में ही हम लोग काम करते हैं। तो ये कुछ मैंने एडिटर्स बताया वेयर यू कैन राइट जावा कोड और आप आसानी से वहाँ पे आप रन कर सकते हो आप। लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया कि आपको बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए हम लोग जो यूज़ करेंगे, मैं यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करूँगा और 3-4 सेशन में नोटपैड प्लस प्लस में बताऊँगा, और उसके बाद मैं फिर इक्लिप्स में आपको बताऊँगा कि इक्लिप्स में हम किस तरीके से कोडिंग करेंगे और उसका वहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ हैं, उसका हम किस तरीके से यूज़ हम करेंगे। बट फिलहाल तो मैं अभी आपको नोटपैड प्लस प्लस में बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा कि इंटरनली जो है जावा का जो कंपाइलेशन होता है तो क्या होता है, रन होने पे क्या होता है और क्या हम कमांड लिखेंगे तो रन होगा, तो वो सब बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होगा यहाँ पे। तो ये जो नोटपैड प्लस प्लस है इसी पे हम लोग कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में अगर आप देखोगे फाइल आपको दिखेगा और यहाँ पे आपको न्यू बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप एक एम्प्टी पेज अगर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें पूरा कोडिंग करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी कोडिंग करना है, यू हैव टू राइट वन कीवर्ड दैट इज क्लास, क्योंकि जावा जो है उप्स कंसेप्ट को फॉलो करता है। तो यहाँ पे जो भी हमें कोडिंग करना है क्लास एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में ही कोडिंग करना होता है। तो यहाँ पे क्लास हमें कीवर्ड लिखना है और क्लास का नाम आप जो भी देना चाहे आप क्लास का नाम आप दे सकते हैं आप, ठीक है। तो क्लास का नाम सपोज हमने कुछ दे दिया। यस, हम पैकेज इंपोर्ट नहीं करेंगे क्या? नहीं, यहाँ पे पैकेज इंपोर्ट करने की बात, पैकेज भी इंपोर्ट हम करते हैं लेकिन जब जरूरत होगा तो हम उसके लिए इंपोर्ट हम करेंगे। कुछ जैसे हमें कुछ यूजर से कुछ इनपुट लेना हो या कुछ हमें फाइल हैंडलिंग का कुछ काम करना हो, उस टाइम हम लोग यहाँ पे पैकेज को इंपोर्ट हम करते हैं। बट यहाँ पे जो हम अगर सिंपल सा एक मैसेज प्रिंट करना है या सिंपल सा कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए हम पैकेज इंपोर्ट नहीं करते हैं। बट पैकेज इंपोर्ट हम करते हैं जब जरूरत हो, जिस पैकेज का जरूरत होगा उसी पर्टिकुलर हम पैकेज को हम इंपोर्ट करके अपने प्रोग्राम में यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। वो आगे लेटर सेशन में होगा वो सारी चीजें, ठीक है। ओके सर, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास का नाम आप जो भी चाहे दे सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे क्लास का नाम दे दिया ए, यू कैन हैव एनी नेम ऑफ योर क्लास नेम, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट लेटर होगा, अगर आपने सपोज आपने कुछ इस तरीके से लिख दिया कि क्लास का नाम मैंने कुछ लाइक टेस्ट दे दिया, तो फर्स्ट लेटर जो है यहाँ पे बताया गया है रूल में कि आपको क्लास का नाम हमेशा फर्स्ट लेटर इट शुड बी कैपिटल, ठीक है। आप स्मॉल में भी लिखेंगे रन होगा, बट जो रूल बताया गया कि आपको फॉलो करना है। इसे अगर आपने स्मॉल में भी लिखा तो इससे आपके प्रोग्राम में कंपाइल टाइम एरर वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जो रूल है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लास का जो नाम है फर्स्ट लेटर हमें कैपिटल में लिखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद और ये यूजर डिफाइन आप नाम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं और फिर हमें कर्ली ब्रैकेट कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे देना है। और इसके बाद जो है यहाँ पे एक, अगर आप लोगों में सी और सी प्लस प्लस का थोड़ा बहुत अगर आइडिया होगा तो जैसे सी प्रोग्रामिंग में हम लोग यूज किया करते थे void मेन फंक्शन, राइट। इस तरीके से हम लोग लिखा करते थे। किसी ने सी प्लस प्लस बैकग्राउंड से अगर हैं तो बता सकते हैं कि void मेन क्यों लिखा जाता था? Yes, because it's a main function. it's the main function. मेन फंक्शन void का मतलब होता इनकी है प्रोग्राम कि ऑफ रिटर्न प्रोग्राम Void means no return. ओके, ठीक है, चलिए बढ़िया बता रहे हैं आप लोग, ठीक है। मेन फंक्शन where मतलब ये ड्राइव करेगा पूरे फंक्शन को यही से। where can I start our program? हाँ हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, सब लोग समझते हैं। चलिए तो फिर मुझे बताना बहुत आसान होगा। चलिए देखिए, तो जो void मेन होता है जो हम सी और सी प्लस प्लस में जो हम यूज हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ void जो हम सी और सी प्लस में सिर्फ void में लिखा करते हैं, बट यहाँ पे जो है इससे पहले बहुत सारे कीवर्ड्स हम यूज करते हैं, है ना।
तो यहाँ पे उससे पहले हम स्टैटिक लिखते हैं, स्टैटिक से पहले हम पब्लिक लिखते हैं, कुछ इस तरीके से, यानी पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, और ब्रैकेट में हम यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग args, कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। और ये हमारा मेन फंक्शन होता है। अच्छा, एक और चीज आपको बताऊं कि जो आप सी प्रोग्रामिंग में जिसको हम फंक्शन कहते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे मेथड कहते हैं, राइट। तो इसमें आपको कंफ्यूजन होने की बात नहीं है कि हम यहाँ पे क्या यूज हम करेंगे, कि मतलब ये जो हमारा मेन फंक्शन जो है, इसी को हम मेन मेथड हम कहते हैं, जावा में मेन मेथड कहते हैं। तो मेन मेथड के बिना आप कोई भी जावा प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, यानी आपको मेन तो चाहिए ही, क्योंकि आप में से किसी ने बताया कि मेन मतलब यहीं से, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम, मींस यहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो ये तो पार्ट हमें कंपलसरी लिखना है, लेकिन इसमें अगर हमने कुछ चेंजेस करना चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं क्या? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये कंप्लीटली इनबिल्ट मेथड होता है और इसमें हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं, है ना? चेंजेस कर सकते हैं, राइट, कहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं? args। ओके ओके, और पब्लिक के आगे भी कुछ लिख सकते हैं, ओके ओके, लाइक पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, फाइनल, स्टैटिक, वाइड मेन, लाइक दैट। हाँ बिल्कुल, लेकिन पब्लिक तो होना चाहिए, राइट, है ना, पब्लिक होना चाहिए। ओके ठीक है, चलिए। सर व्हाई पब्लिक? हाँ, अभी उस पे हम मैं अभी सभी कीवर्ड्स के बारे में अभी काफी डिटेल में भी बताऊंगा कि क्यों हम पब्लिक क्यों लिखते हैं, स्टैटिक क्यों लिखते हैं, वाइड क्यों लिखते हैं, यानी सभी कीवर्ड के बारे में काफी डिटेल में मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो उससे पहले मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो मेन मेथड होता है, ये कॉल इसे कौन करता है? जेवीएम इसको कॉल करता है। सब लोग समझते हो जेवीएम? है ना? तो जेवीएम जब इसे कॉल करता है, तो जेवीएम जो है आपके सिस्टम में मतलब किसी भी ड्राइव में हो सकता है। अगर बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है? वो सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स में जाके स्टोर हो जाता है, राइट। अगर आपने प्रोग्राम आप करते हो तो आपका प्रोग्राम जो है मान लो कि डी ड्राइव में है, ई ड्राइव में, कहीं और लोकेशन पे है, तो कहीं और लोकेशन से उस पर्टिकुलर फाइल को ढूंढना और ढूंढ के फिर कॉल करना। तो पब्लिक मतलब क्या, इसको एक्सेस मॉडिफायर भी कहते हैं। एक्सेस मॉडिफायर का मतलब क्या हो जाता है, क्या कि एक्सेस बाहर से कर सकता है कि नहीं, दूसरे लोकेशन से एक्सेस कर सकता है कि नहीं। तो जेवीएम जो है इसे कॉल करेगा, जेवीएम का लोकेशन अलग है, आपके प्रोग्राम का लोकेशन अलग है, तो वहां से इसे कॉल करने के लिए आसानी से ये कॉल हो जाए, पब्लिक अगर है तो वो कॉल कर सकता है। अगर हमने यहाँ पे प्राइवेट लिख दिया तो जेवीएम विल नॉट एबल टू कॉल दिस पर्टिकुलर मेथड। सर जेवीएम का लोकेशन कहाँ पे होता है? जेवीएम का लोकेशन होता है सी ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। आपको वहाँ पे जावा फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर में सब कुछ होता है। जेडीके का जितना भी फाइल्स होते हैं सब उसी के अंदर में होता है। ओके ठीक है, तो ये चीज समझ में आया कि पब्लिक मतलब क्या होगा कि जेवीएम इसे कॉल करेगा। तो जेवीएम का लोकेशन कहीं और है, आपके प्रोग्राम का लोकेशन कहीं और है, तो दूसरे फोल्डर से इसे कैसे कॉल कर पाएगा? तो पब्लिक है तो आसानी से इसको एक्सेस कर पाएगा। पब्लिक मतलब क्या, मतलब बाहर दूसरे लोकेशन से भी आप यू कैन एक्सेस दिस पर्टिकुलर मेथड। तो इसलिए यहाँ पे पब्लिक कीवर्ड यूज किया जाता है ताकि जेवीएम इसको आसानी से कॉल कर पाए। सेकंड कीवर्ड जो है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होगा? रिटर्न नहीं करेगा सब कुछ। नहीं, वो वाइड का मतलब है क्लास लेवल, नॉट चेंजेबल, इट इज फिक्स्ड। क्लास लेवल ये फिक्स है, कोई बता रहे हैं, और क्या बता रहे हैं? कांस्टेंट, नॉट चेंज, कांस्टेंट, नॉट चेंज, एंड वी कैन नॉट चेंज इट डायनामिकली। create an object to use the to use ये करेक्ट आंसर है। ऑब्जेक्ट वाला जो बात बताए, बिल्कुल बिल्कुल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे स्टैटिक का मतलब यहाँ पे चेंज, हाँ देखिए यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड का मतलब ये है कि मतलब ऐसा नहीं कि चेंज नहीं होगा या फिक्स है ना, इस तरीके से नहीं होगा। इसका जो मतलब है क्या कि ऑब्जेक्ट से सब कुछ मतलब है। अब इसको समझने के लिए हमें कुछ एक और प्रोग्राम समझना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए सबसे पहले इसका क्या क्या मीनिंग है वो पहले आप समझिए कि स्टैटिक मतलब क्या होता है कि अगर हमें किसी क्लास के मेथड को एक्सेस करना होता है तो उस मेथड को एक्सेस करने से पहले आपको उस पर्टिकुलर क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी होता है। ये चीज आप समझते हो क्या होता है ऑब्जेक्ट? सब लोगों को क्लियर है? मैं एक छोटा सा करके दिखा सकता हूँ, कुछ लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। Repeat this thing what you have just said about static. yeah see static के बारे में मैंने आपको ये बताया कि सपोज यहाँ पे एक मेथड मैंने यूज किया है। मैं आपको एक प्रोग्राम करके मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको एक ज्यादा एक क्लियर आइडिया मिलेगा। सपोज यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक एक पेज मैंने क्रिएट किया एंड हियर एक क्लास क्रिएट किया।
ठीक है। क्लास का नाम सपोज मैंने ए रखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। क्लास ए के अंदर हमने एक मेथड बनाया, उसका नाम मैंने दे दिया void hello, ठीक है। तो ये जो मैंने मेथड बनाया ये एक यूजर डिफाइंड मेथड मैंने बनाया। मतलब क्या कि ये मैंने अपने मर्जी से कुछ भी नाम इसका दे दिया, ठीक है। void return type means it doesn't return anything, ठीक है। अब if you will call this method it will print something, तो मैंने यहाँ पे कुछ प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं क्या, system.out.print, जो कि इनबिल्ट मेथड हम आप बोल सकते हैं इसको, लेकिन इसके बारे में भी आपको काफी डिटेल में बताऊंगा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, हेलो क्लास ए, ये मैसेज मुझे प्रिंट करना है आउटपुट स्क्रीन पे। तो ये मैसेज को प्रिंट करने के लिए अगर इस प्रोग्राम को मैंने सेव कर दिया, पहले मैं सेव कर रहा हूँ और सपोज मैं डेस्कटॉप पे एक सेव कर रहा हूँ, एक मैंने न्यू फोल्डर क्रिएट किया, डेस्कटॉप पे ही मैं सेव कर रहा हूँ और इसका नाम मैंने कुछ दे दिया डेमो, ठीक है। और इस डेमो फोल्डर के अंदर इसका क्लास का नाम मैंने दे दिया। फाइल का नाम आपको वही देना चाहिए जो हमारे क्लास का नाम होता है, ठीक है, ठीक है। बट ऐसा क्यों होता है आगे मैं बताऊंगा, इसकी भी बहुत लंबी कहानी है, ठीक है। हम आगे ऐसा भी देखेंगे कि क्लास का नाम कुछ अलग होगा, फाइल का नाम अलग होगा, बट अभी बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। तो एज फॉर नाउ आप इतना समझिए, जो मेरा क्लास का नाम होगा वही फाइल का नाम देना है और एक्सटेंशन .java यूज करके आपको यहाँ पे सेव करना है, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे इस नाम का फाइल ऑलरेडी है, इसमें इसका कुछ अलग नाम देता हूँ मैं, सपोज A1 नाम दे दिया, A1.java, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पे A1 दे दिया नाम, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे तो आउटपुट आएगा या नहीं आएगा? इस प्रोग्राम नहीं को आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मेन मेथड नहीं है, मेन मेथड नहीं है। एग्जैक्टली, मेन मेथड यहाँ पे नहीं है, तो आपको यहाँ पे आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताया था क्या कि विदाउट मेन मेथड हम कोई भी प्रोग्राम रन नहीं कर सकते हैं। तो आपको कंपलसरी मेन मेथड आपको यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। तो हम ये कर सकते हैं क्या कि ये जो मेथड है, इस मेथड को हम इस क्लास से कॉल कर सकते हैं, राइट। क्लास टेस्ट से वी कैन एक्सेस A1.java, इस क्लास को हम एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, मुझे ऑब्जेक्ट बनाना होगा। विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट वी कैन कॉल दिस पर्टिकुलर मेथड। तो ऑब्जेक्ट बनाना यहाँ पे हम किस तरीके से हम बनाएंगे, यानी मुझे एक्सेस करना है, एग्जैक्टली। तो हम लोग यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, यानी क्लास टेस्ट से मुझे एक्सेस करना है, A1.java को एक्सेस करना है। तो सबसे पहले मुझे करना क्या होगा कि टेस्ट से यहाँ पे कि किस क्लास के लिए को एक्सेस करना है आपको, तो मुझे एक्सेस करना है A1 को एक्सेस करना है। A1 क्लास का नाम, यहाँ पे वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। आप मैंने AO दे दिया, इसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट नेम। ये ऑब्जेक्ट का नाम है और ये इसकी जगह पे आप कुछ भी आप वेरिएबल की तरह आप यूज कर सकते हैं इसको। एक कीवर्ड यूज करेंगे न्यू, और फिर यहाँ पे क्लास का नाम, इसको कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा काफी डिटेल में, ठीक है। अब ये लाइन लिखने का मतलब क्या कि ये जैसे आप लिखते हो इसका मतलब क्या कि नाउ वी कैन एंटर इनटू क्लास A1, क्योंकि मैंने क्लास टेस्ट के अंदर में क्लास A1 के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दे दिया है मैंने। मींस ये लाइन जब तक आप नहीं लिखते हो तब तक आप उस क्लास के अंदर आप नहीं जा सकते, A1 के अंदर नहीं जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये लाइन लिखने के का मतलब नहीं है कि आप जा सकते हो, बट वी हैव टू यूज द ऑब्जेक्ट AO यूजिंग डॉट ऑपरेटर वी कैन कॉल दैट पर्टिकुलर मेथड। तो मेथड का नाम हमने क्या रखा है, वो उधर हेलो रखा हुआ है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि क्लास टेस्ट के अंदर मैंने पहले ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब नाउ वी कैन एंटर इनटू क्लास A1 फ्रॉम टेस्ट क्लास, बट हाउ कैन वी कॉल दैट पर्टिकुलर मेथड? सो फॉर दैट पर्पस वी हैव टू यूज दैट पर्टिकुलर मेथड। मेथड का नाम क्या है, सॉरी ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, AO। तो AO में यूजिंग डॉट ऑपरेटर वी कैन कॉल द पर्टिकुलर मेथड हेलो मेथड। तो अब पहले इसे भी हमें सेव करना होगा। दिस प्रोग्राम मैंने सेव नहीं किया, तो मैंने इसको भी Ctrl+S किया और सेम उसी लोकेशन पे जाके मैं सेव कर रहा हूँ और इसका नाम मैंने दे दिया test.java, कुछ इस तरीके से दे दिया, ठीक है, क्योंकि फाइल का नाम वही था। तो यहाँ पे क्लास का नाम, फाइल का नाम दोनों आप देख सकते हैं, ये सेव मैं कर चुका हूँ। तो अब मुझे कंपाइल किसे करना है, यानी कंपाइलेशन का मतलब क्या कि आपको उसी प्रोग्राम को कंपाइल करना है जिसके पास मेन मेथड होता है। तो क्लास टेस्ट के पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेन मेथड यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसी को हमें कंपाइल करना है। तो कंपाइल करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट को पहले आपको बताना होगा कि आपका जो प्रोग्राम है वो कहाँ पे सेव है,
यानी आपको उस डायरेक्टरी तक पहुंचना होगा। तो ये जो प्रोग्राम है, मेरा प्रोग्राम कहाँ पे सेव मैंने किया हुआ है, मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है। मैं अगर आपको मेरा डेस्कटॉप दिखाऊं, डेस्कटॉप पे डेमो करके एक फोल्डर मैंने बनाया हुआ है, राइट। और यहाँ पे मैंने 2 क्लास बनाया, तो मेरा फोल्डर भी आप देख सकते हो अभी, राइट, A1 एंड टेस्ट करके यहाँ पे बना हुआ है कुछ इस तरीके से। तो इस लोकेशन पे पहुंचना है और डेमो है कहाँ पे, डेस्कटॉप पे है। तो डेस्कटॉप पे हम कैसे जा सकते हैं, उसके लिए आपको लिखना है यहाँ पे CD डेस्कटॉप, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी टू डेस्कटॉप, ये हमें डेस्कटॉप पे स्विच करना है अभी जहाँ पे इस लोकेशन पे है। तो जैसे मैंने ये लिखने के बाद जैसे मैं आई विल प्रेस एंटर, आप देख सकते हो कि हम डेस्कटॉप पे आ चुके हैं, राइट। अब डेस्कटॉप पे भी बहुत सारे फोल्डर्स हैं हमारे पास, तो कौन से फोल्डर को मुझे एक्सेस करना है, तो फिर से हम लिखेंगे CD डेमो, क्योंकि हमारे जो फोल्डर का नाम था वो डेमो था, हमने जो डेस्कटॉप पे एक डेमो नाम का फोल्डर क्रिएट किया था। देन आप यहाँ पे CD मतलब नाउ चेंज डायरेक्टली टू डेमो, और जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, आप देख सकते हो कि आप डेमो यहाँ पे फोल्डर पे हम लोग आ चुके हैं, डेस्कटॉप पे डेमो फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। बट अगर आपको ये चेक करना हो कि आपका पर्टिकुलर फाइल इस फोल्डर में है या नहीं है, उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे dir, राइट, dir फॉर डायरेक्टरी। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, यहाँ पे दिखा रहा है, अभी आप देखोगे यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, A1.java ये भी दिखा रहा है, और टेस्ट जावा, जो यहाँ पे दोनों फाइल मैं ओपन भी करके रखा ताकि आपको समझ में आए कि दोनों फाइल हमारे पास में यहाँ पे है। यहाँ पे डेट और टाइम सारा चीज यहाँ पे आपको बता रहा है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले कंपाइल करना है। कंपाइलेशन का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है कि इस लोकेशन तक तो हम पहुंच चुके हैं, और कंपाइलेशन का कमांड होता है क्या, जावा-सी और फाइल का नाम। तो फाइल का नाम जो है हमारा वो होता है test.java, ठीक है। अब ये लाइन का मतलब क्या होता है कि आपका जो कोडिंग है, उस कोडिंग को इंटरनली जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट होगा, क्योंकि हमारा जो भी अभी कोड है वो सब किस में है, अभी जो हमने कोड यहाँ पे किया है, ये जो हमने कोडिंग किया है, ये हमारा सोर्स कोड है, सोर्स कोड है, राइट। ये जो हमने जो कुछ भी यहाँ पे लिखा है ये हमारा सोर्स कोड है, ये बाइनरी में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो क्योंकि कंप्यूटर सब कुछ बाइनरी के फॉर्म में समझेगा, तो यहाँ पे हमें इस सोर्स कोड को कन्वर्ट करना होगा बाइनरी में। तो बाइनरी में कन्वर्ट किस तरीके से होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कंपाइलर का यूज हम करेंगे। तो जैसे जावा-सी test.java मैंने लिखा, तो जैसे हम यहाँ पे ये लिखने के बाद आप जैसे आप एंटर करोगे तो क्या होगा, सोर्स कोड इनटू मशीन प्रोग्राम कंपाइल होगा, कन्वर्ट होगा बाइनरी। हाँ, तो आप देखिए, तो अभी आप यहाँ पे आप देखो कि अभी आपके पास यहाँ पे अगर आप इस फोल्डर में अगर आप देखोगे हमारे पास सिर्फ 2 ही फाइल्स आपको दिख रहा होगा, राइट, जावा सोर्स फाइल। यहाँ पे भी आपको दिखा रहा है A1 के जस्ट नीचे, अगर आप मेरे कर्सर पे फोकस करोगे यू विल गेट द जावा सोर्स फाइल, ये जावा का सोर्स फाइल यहाँ पे है। लेकिन अगर जैसे मैंने यहाँ पे एंटर में प्रेस करता हूँ, तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि कुछ और फाइल्स यहाँ पे बन गया, आप देख लो, आप यहाँ पे 4 फाइल हो गया, पहले तो 2 था जिसके यहाँ पे जे ब्लू कलर में यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे सभी का एक डॉट क्लास फाइल क्रिएट कर दिया है ना। इसी को आप बोल सकते हो कि ये इंटरनली कन्वर्ट कर लिया है, बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है ये, राइट। अगर आप किसी भी फाइल को, अगर इसको मैं ओपन करके आपको दिखाऊं, ये यहाँ पे देखो क्लास फाइल क्रिएट कर लिया, जो जावा फाइल था वो क्लास फाइल में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया इसने, एक और फाइल ऐड कर लिया। अब इसी को मैं अगर राइट क्लिक करके मैं आपको एडिट करूँ, मतलब इसमें आपको नोटपैड में दिखाऊं, तो आप देख सकते हो ये। तो ये होता है बाइनरी का होता है, जो अब कंप्यूटर समझ सकता है इंटरनली क्या सब चीजें उसके साथ करना है, ठीक है। तो कंपाइलेशन का मतलब ये होता है। लेकिन अगर आपने उस कोड में अगर मिस्टेक किया, अगर आपने सेमीकोलन मिस कर दिया या स्पेलिंग मिस्टेक अगर आपने कर दिया, तो उस टाइम कंपाइल टाइम जब आप करोगे, कंपाइल करते टाइम ही आपके प्रोग्राम में एग्जैक्ट आपको एरर बताएगा कि आपने यहाँ पे एरर किया, पहले उस एरर को आप सही करो, फिर वो उसे बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे मेरे प्रोग्राम में कोई कंपाइल मतलब एरर, कंपाइल टाइम एरर नहीं है, और प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। कंपाइलेशन का मतलब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको डॉट क्लास फाइल क्रिएट कर देता है, और वो उसको मैंने आपको ओपन करके भी दिखाया कि वो किस तरीके से इंटरनली काम कर रहा है। अब इसे मुझे रन करना है, तो कंपाइलेशन का प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि कंपाइलेशन का मतलब होता क्या है, राइट। अब मुझे रन करना है, तो रन करने का कमांड हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे सिर्फ जावा लिखना है और सिर्फ क्लास का नाम लिखना है विदाउट एनी एक्सटेंशन, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा जावा, और इसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे इस तरीके से यूज किया क्या कि जावा और टेस्ट, मैं जैसे यहाँ पे एंटर करता हूँ, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज आपको दिखा रहा है हेलो क्लास ए, राइट। लेकिन ये जो मैसेज हमें आ रहा है हेलो क्लास ए, जो मैसेज हमें प्रिंट करके दिखा रहा है, ये मैसेज कहाँ से आया, ये मेरा जो है सेकंड वाला जो क्लास था हमने बनाया था A1 क्लास का जो है वो मैसेज प्रिंट हो रहा है, और उसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ कहाँ से,
टेस्ट से एक्सेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी और क्लास के मेथड को अगर आपको एक्सेस करना है देन यू हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ही आप ऑब्जेक्ट में डॉट ऑपरेटर यूज करके इस पर्टिकुलर मेथड को हमने कॉल कर लिया। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया कि कैसे हो रहा है यहाँ पे, किसी भी क्लास के मेथड को हम किस तरीके से हम यहाँ पे हम कॉल करेंगे, राइट। यस सर। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये चीजें तो क्लियर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि अगर आप ऐसे भी कर सकते हो कि मैंने यहाँ पे दो अलग अलग फाइल बनाया, टेस्ट अलग फाइल बनाया और A1 अलग फाइल बनाया, लेकिन मैंने इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसी को मैंने कॉपी कर लिया और इसी क्लास में, सेम क्लास में यहाँ पे रख दिया, कुछ इस तरीके से। आप ऐसे भी रख सकते हो कि एक ही फाइल के अंदर अभी मेरे पास दोनों ही क्लास मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, A1 ऊपर है और टेस्ट नीचे। आप ऊपर नीचे कहीं भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से आपको समझने में थोड़ा सा आसान होगा क्या कि इस क्लास A1 के अंदर हेलो मेथड को एक्सेस करना था, सो हमने पहले ऑब्जेक्ट बना लिया और ऑब्जेक्ट में डॉट ऑपरेटर यूज करके हेलो को मैंने कॉल कर लिया, यहाँ पे हो रहा है। बट अगर मुझे ऐसा करना हो कि ऑब्जेक्ट हमें बनाना ना पड़े, मीन्स विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट हाउ कैन वी एक्सेस दिस पर्टिकुलर मेथड, उसके लिए यहाँ पे एक इनबिल्ट कीवर्ड दिया गया कि अगर आप उस तरीके से चाहते हो कि बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए किसी क्लास के मेथड को एक्सेस करना हो, तो उसके लिए हम एक कीवर्ड यूज करते हैं स्टैटिक। स्टैटिक इनबिल्ट कीवर्ड है। और स्टैटिक का मतलब ये होता है क्या कि जिस पर्टिकुलर मेथड से पहले स्टैटिक लगा हुआ है उस पर्टिकुलर मेथड को एक्सेस करने के लिए नाउ वी डू नॉट नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, मतलब मैं इसको कमेंट में कर सकता हूँ या इसको मैं डायरेक्टली डिलीट ही कर देता हूँ पूरा, ठीक है। अब ये कॉल कैसे होगा, इस मेथड को कैसे कॉल करेंगे विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, आप डायरेक्टली आपको क्लास का नाम लिखना है, क्लास का नाम क्या है A1, डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे और फिर मेथड का नाम लिखेंगे, मींस डायरेक्टली हम इस तरीके से काम कर सकते हैं A1 डॉट हेलो। तो अब इसके अब इसको मैं सेव करता हूं और सेम प्रोग्राम को अब मैं यहाँ पे आके कंपाइल करता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे कंपाइल किया, अगर आप देखेंगे यहाँ पे सब कुछ ठीक है, कोई एरर नहीं है, इंटरनली जो है बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है। अब रन करते हैं, रन करने का कमांड हम क्या लिखते हैं, जावा और टेस्ट। जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, आप देख सकते हैं आंसर आपको दिखा रहा है हेलो क्लास A, मीन्स यहाँ पे बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए आप इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि उस मेथड से पहले स्टैटिक होना जरूरी है। तो आप इस तरीके से आप आराम से यूज आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप देखो इस तरीके से मैं कॉल कर रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ से स्टैटिक कीवर्ड मैंने हटा दिया, राइट, अभी आप देखो यहाँ पे सिंपल इस तरीके से है। अगर ऐसा है इसका मतलब क्या कि यू मस्ट नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर क्लास A1 टू एक्सेस द हेलो मेथड। तो हमें यहाँ पे अभी इस तरीके से मैंने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, मैंने डायरेक्टली क्लास का नाम लिखा और डॉट हेलो मेथड अगर मैं कॉल कर रहा हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे कंपाइल करूंगा यू विल गेट द कंपाइल टाइम एरर। जैसे यहाँ पे रन किया, आप देखो यहाँ पे क्या मैसेज दिखा रहा है, क्या नॉन स्टैटिक मेथड हेलो, हेलो के बारे में बता रहा है कि हेलो जो मेथड है ये नॉन स्टैटिक मेथड है, सो वी कैन नॉट डायरेक्टली कॉल लाइक दिस। सो आपको ऑब्जेक्ट बनाना ही होगा। तो उसके लिए या तो आप ऑब्जेक्ट बना के कॉल करो, जो इससे पहले जो जस्ट मैंने भी आपको बताया, या तो आप यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड आप यूज करो, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड यूज किया, अब डायरेक्टली आप इस तरीके से इसको कॉल कर सकते हो और यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। मैंने इससे पहले भी आपको रन करके दिखाया और यहाँ पे आंसर आपको सक्सेसफुली मिल रहा है। तो मैं आपको एक जस्ट कीवर्ड एक्सप्लेन करने के लिए, ये जो आप यहाँ भी देखो स्टैटिक कीवर्ड लिखा हुआ है, तो स्टैटिक का मतलब क्या कि इस मेथड को कॉल करने के लिए, इस मेथड को कॉल कौन कर रहा है, JVM कॉल कर रहा है। तो JVM जो है एक जस्ट एक वर्चुअल मशीन है, तो उसे कॉल, तो JVM जब भी इसे कॉल करेगा तो उसे क्लास टेस्ट के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ना हो, वो डायरेक्टली इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल कर ले, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है ना। तो किस तरीके से कॉल करेगा JVM, टेस्ट डॉट मेन, राइट। बस यहाँ पे इसके अंदर में जो भी पार्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड यूज किया जाता है ताकि JVM जो है विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ टेस्ट क्लास, JVM कैन इजीली कॉल द पर्टिकुलर मेन मेथड। आई होप ये चीज समझ में आया कि मैं क्या बताया। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैटिक सिंपल सा चीजें, यहाँ पे ये नहीं आप बोले इंटरव्यू में कभी भी कि आप यहाँ पे चेंज नहीं होगा या फिक्स है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली इसका ये मीनिंग है कि ऑब्जेक्ट बनाने की कंसेप्ट है, तो इसलिए मैंने आपको एक अलग से एक क्लास क्रिएट करके आपको बताया ताकि आपको इंटरनल चीजें आपको समझ में आए कि किस तरीके से यहाँ पे हो रहा है।
तो पब्लिक के बारे में मैंने आपको बताया दिया कि पब्लिक मतलब क्या, JVM जब इसे बाहर से दूसरे फोल्डर से कॉल करेगा तो पब्लिक रहेगा तो आसानी से एक्सेस कर पाएगा, अगर प्राइवेट होगा तो एक्सेस नहीं हो सकता है। स्टैटिक मतलब समझ में आ गया कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होगा कंपाइलर को यानी JVM को, और वो आसानी से इसे कॉल कर सकता है। वॉइड का मतलब आप सब लोग समझते हो, लेकिन यहाँ पे एक और चीज समझना है कि यहाँ पे रिटर्न टाइप का मतलब जो है, आप सभी लोगों ने आंसर दिया कि वॉइड मतलब क्या, इट डजंट रिटर्न एनीथिंग, बट किसे रिटर्न करेगा। तो आपको ये समझना है, इंटरव्यू में ये चीज पूछा जाता है कि अगर आपने वॉइड लिखा तो आप सिर्फ अगर आप बताते हो कि डजंट रिटर्न एनीथिंग, ये इसका कंप्लीट आंसर नहीं है। आपसे फिर वहां पे क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन आ जाएगा क्या कि अगर ये रिटर्न नहीं कर रहा है, किसे रिटर्न नहीं कर रहा है, फिर आपका आंसर क्या होना चाहिए? समझ में आ रहा है? मेन फंक्शन को, तो मेन फंक्शन तो ये है ही, ऑपरेटिंग सिस्टम, JVM बोलो, क्योंकि जो इसे कॉल करेगा उसी को रिटर्न करेगा ना, राइट। तो JVM इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल कर रहा है, तो JVM को हमें कुछ रिटर्न करके देना नहीं है। JVM तो रिस्पॉन्सिबल है टू रन योर प्रोग्राम, तो हमें यहाँ से कुछ भी डेटा या कुछ भी वैल्यू मुझे पर्टिकुलर JVM को देना नहीं है, इसलिए यहाँ पे JVM को ये कुछ रिटर्न नहीं करता है। इस तरीके से अगर आप बोलते हैं दैट इज द कंप्लीट आंसर कि void means it doesn't return any value to the JVM, राइट? क्लियर है? तो ये हो जाता है void का मतलब। मेन जो है इनबिल्ट मेथड है, इसी की वजह से इसको हम मेन कहते हैं, और यहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, और JVM हमेशा मेन को ही ढूंढता है, और जहां ये मेन मिला उसके अंदर जाता है, उस पर्टिकुलर पार्ट को एग्जीक्यूट कर देता है। तो ये हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन यहाँ तक क्लियर होगा। मेन मतलब क्या, नेम ऑफ दिस मेथड, इसी की वजह से हम इसको मेन मेथड हम कहते हैं। अब ब्रैकेट जो पार्ट है, ये स्ट्रिंग ARGS, ये क्या होता है, कोई बता सकता है जो अच्छे से जानता हो? कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। अच्छा, इसका क्या यूज हो सकता है, क्या काम है इसका, कुछ आइडिया किसी को? फॉर स्टोरिंग क्या स्टोर करना करेगा? Array as like array. पैरामीटर्स। हाँ देखिए, कमांड लाइन बिल्कुल सही बता रहे हो, थोड़ा सा उसको मैं आप थोड़ा सा ये मॉडिफाई कर लो उसमें, क्या कि कमांड लाइन आर्गुमेंट्स का मतलब क्या कि जब भी आप कुछ इनपुट आप कमांड प्रॉम्प्ट से अगर आप देते हो, है ना, तो वो डायरेक्ट यहाँ पे आता है, फिर यहाँ के थ्रू फिर प्रोग्राम के अंदर जाता है वो, है ना। कमांड लाइन आर्गुमेंट्स मतलब क्या कि एनीथिंग जो भी आर्गुमेंट्स हम पास करते हैं कमांड लाइन से यानी कमांड प्रॉम्प्ट से, वो इसी के थ्रू प्रोग्राम के अंदर आता है वो, ठीक है। लेकिन इसके बारे में और भी बहुत सारी डिटेल है, उसके बारे में भी आगे मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में, ठीक है। तो अच्छा, इसमें जो है स्ट्रिंग जो है यहाँ पे ये चीज हो गया, और ARGS वेरिएबल का नाम है, तो आप लोगों ने बताया कि इसमें हम इसकी जगह पे हम कुछ भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कुमार लिख दिया, तो ये भी काम करेगा, कोई इशू नहीं है। मतलब यहाँ पे जस्ट वेरिएबल का नाम है, तो आप यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं, प्लस इसमें और भी चेंजेस कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने यहाँ पे ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, मैंने अगर यहाँ पे से हटा दिया और जस्ट इससे पहले लिख दिया, तो ये भी काम करेगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एरे का जो सिंटैक्स होता है, तो उसमें हम इस तरीके से यूज हम करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे चेंजेस कर दिया और अब मैं आपको रन करके आपको दिखाता हूँ, आपके प्रोग्राम में कुछ एरर आता है या नहीं आता है, आप देख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, आपका आउटपुट प्रॉपर्ली यहाँ पे आपको दिखा रहा है। अच्छा, अगर मैंने ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, अगर मैंने इसको हटा के मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये भी प्रॉपर्ली काम करेगा, ठीक है। अगर मैं फिर से इसको कंपाइल करता हूँ, आप देखते हैं कि कुछ एरर आता है या नहीं आता है। यहाँ भी कोई एरर नहीं आया, और यहाँ पे भी आपको आउटपुट प्रॉपर्ली आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस तरीके से भी आप चीजें आप कर सकते हैं। इवन अगर मैंने ये पूरा हटा दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 3 डॉट यूज कर दिया, ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ पे भी इसको हम मतलब ऐसे भी अगर मैं कंपाइल करूँ यहाँ पे, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी कोई एरर नहीं आएगा। ये भी एक सिंटैक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप इस तरीके से लिखेंगे तो भी ये काम करेगा। अच्छा, तो ये भी आपको समझ में आएगा कहाँ चेंजेस कर सकते हैं और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। आई थिंक ये क्लियर होगा। इसके बाद जो है, अगर मैंने पब्लिक कीवर्ड को मैंने हटा दिया और स्टैटिक के बाद अगर लिख दिया, ठीक है, तो भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। क्या होगा, क्या अगर मैं फिर से कंपाइल करूँ इसको, अगर मैंने यहाँ पे कंपाइल किया और इसको रन किया, तो ये भी प्रॉपर्ली काम करेगा। तो ये सब कुछ चेंजेस था कि इंटरव्यू में कुछ इस तरीके से थोड़ा सा ट्रिकी करने के लिए वहाँ पे दे दिया जाता है कि कौन सा करेक्ट है। तो जो जो पॉसिबल वेज था मैंने आपको बताया कि ये सब चीज़ें आप करते हो तो आपके प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एग्जैक्टली आपको यहाँ पे आउटपुट आपको दिखाएगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गया हो। कोई डाउट इससे रिलेटेड चीज़ें, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट? नो सर।
अब देखिए, अब यहाँ पे अब एक और चीज हम कंसेप्ट समझते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिंट करने के लिए जो है ये सब चीजें तो हो गया कि हमने सिस्टम डॉट आउट यूज किया। अभी मैं सिंपल एक क्लास रखता हूँ ताकि समझने में आसान होगा, प्रोग्राम को कम्प्लेक्स अभी नहीं बनाता हूँ। अब देखो इस तरीके से हमारे पास है लिखा हुआ, ठीक है, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट के अंदर आप जो कुछ भी आप लिखते हैं एज इट इज प्रिंट होता है। मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया हेलो एवरीवन, कुछ इस तरीके से मैसेज मुझे प्रिंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसको पहले कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, सब कुछ ठीक है, यहाँ पे कंपाइल किया, सब ठीक है, यहाँ पे रन किया, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे मुझे एक लाइन और प्रिंट करना हो, मैंने इसी लाइन को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने रख दिया, ठीक है, और हेलो एवरीवन, और मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या कि हाउ आर यू, कुछ इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अब अगर इस प्रोग्राम को अगर हम रन करते हैं, कंपाइल हमने किया, कंपाइल करने के बाद सब कुछ ठीक है, रन कीजिए। अभी आप देखेंगे क्या कि दोनों ही जो हमने मैसेज लिखा था, दोनों एग्जैक्टली सेम लाइन में हमें आउटपुट दिखा रहा है, लेकिन हमने जो आउटपुट यहाँ पे लिखा था दो अलग अलग लाइन में। हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि हमारा जो आउटपुट आना चाहिए वो दो अलग अलग लाइन में होना चाहिए, है ना, ये दोनों अलग अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक कीवर्ड यूज करते हैं LN, है ना। तो LN का मतलब क्या होता है, N फॉर न्यू, L फॉर लाइन, नेक्स्ट लाइन या न्यू लाइन भी इसको हम बोलते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये अगर आपने यूज कर दिया प्रिंट के बाद LN अगर आपने यूज कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मैं यहाँ पे कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ तो आपको यहाँ पे दूसरे लाइन में आपको यहाँ पे दिखाएगा। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे दोनों लाइन के बीच में गैप चाहिए, एक लाइन का मुझे गैप चाहिए, तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए कि यहाँ पे जो है यहाँ तक तो प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग \n भी यूज कर सकते हैं, जो आपने C और C++ में आप यूज करते हैं, लेकिन ये जो आपको लिखना है ये डबल कोट के अंदर में यू हैव टू राइट, ठीक है, \n लिखा। अब इसको अगर हम यहाँ पे कंपाइल करके अगर हम देखें, जैसे मैंने यहाँ पे कंपाइल किया और फिर रन किया, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन का आपको बीच में गैप आपको दिखा रहा है। बट अगर आपको फर्स्ट लाइन में अगर आपको गैप चाहिए, फर्स्ट लाइन में यानी मतलब हेलो एवरीवन से पहले भी एक लाइन का गैप होना चाहिए और फिर उसके बाद आपको मैसेज आना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही डबल कोट जैसे स्टार्ट हुआ, डबल कोट के बाद जस्ट हम लोग \n अगर हम यूज करते हैं, तो जैसे \n लिखा, एक लाइन का आपको गैप मिलेगा, फिर आपको ये मैसेज प्रिंट होगा, फिर यहाँ पे एक लाइन का गैप मिलेगा और फिर ये नीचे की लाइन आपको प्रिंट करेगा। इसको हम सेव करते हैं। और एक और चीज पे आपको ध्यान देना है कि जितनी बार अपने प्रोग्राम में आप चेंजेस करते हैं, ईच एंड एवरी टाइम यू हैव टू सेव द फाइल, ठीक है, नहीं तो पहले वाला आउटपुट आपको दिखा देगा। तो जितनी बार आप चेंजेस करते हैं उतनी बार आपको इसे कंपाइल करना जरूरी है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हेलो एवरीवन, ऊपर भी स्पेस है, नीचे भी स्पेस आपको दिखा रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पे प्रिंट करने का अलग अलग मैंने आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। अब एक छोटा सा लास्ट कंसेप्ट आज के लिए हम देखेंगे, उसके बाद फिर कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि यहाँ पे जो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट LN जो मैंने आपको बताया कि ये एक इनबिल्ट है और प्रिंट LN एक इनबिल्ट मेथड है, और इसके अंदर ब्रैकेट में डबल कोट के अंदर हम जो कुछ भी लिख रहे हैं एज इट इज आपको मैसेज प्रिंट होकर दिखा रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सिस्टम क्या है, आउट क्या है, प्रिंट LN क्या है, कोई बता सकता है? सिस्टम इज क्लास, राइट। आउट क्या है? उसका ऑब्जेक्ट। सर आउटपुट नहीं, आउटपुट नहीं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी ये नहीं है। सिस्टम क्लास है, बिल्कुल करेक्ट है। आउट क्या है? आउट ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। प्रिंट LN क्या है? मेथड। मेथड है, बिल्कुल प्रिंट LN मेथड है, ठीक है। अब आउट क्या है, अब इसके अंदर की कहानी मैं आपको बताऊं कि ये क्या है। नॉर्मली लोग क्या मतलब समझते हैं क्या कि अगर हमें कुछ प्रिंट करना है तो हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN लिखा और डबल कोट के अंदर हमने जो कुछ भी लिखा एज इट इज आपको आउटपुट मिलता है, करेक्ट है। बट इंटरनली क्या सब चीजें हो रहा है, पहले हमें वो चीज आपको समझना है कि यहाँ पे क्या सब चीजें होगा इंटरनली की। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या सब चीजें काम करेगा। देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल आपको दिया कि जस्ट हमने एक ऊपर मैंने एक क्लास एक क्रिएट किया था मैंने, जैसे लाइक अगर मैंने एक क्लास अभी A1 क्लास क्रिएट किया था, ठीक है। और A1 के अंदर में मैंने भी आपको स्टैटिक कीवर्ड के बारे में भी बताया, और मेरा बताने का एक पर्पस ये भी था, अगर मान लो कि मैंने स्टैटिक कीवर्ड यूज किया और एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग का नाम कुछ भी दे दिया, जो वेरिएबल है डेटा टाइप है, ठीक है, एस एक वेरिएबल का नाम हो गया, और इसके अंदर हमने लिख दिया हेलो, मुझे ये प्रिंट करना है, ठीक है।
तो ये मैसेज जो है स्ट्रिंग एस जो वेरिएबल है और इससे पहले मैंने स्टैटिक लिखा हुआ है, तो स्टैटिक कीवर्ड का मतलब मैंने भी आपको जस्ट एक्सप्लेन किया कि किसी मेथड से पहले अगर है तो ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सेम उसी तरीके से किसी वेरिएबल से पहले अगर स्टैटिक लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, इसे भी एक्सेस करने के लिए आपको A1 क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होगा। डायरेक्टली आप यहाँ पे इस क्लास में डायरेक्टली आप उसका यूज आप कर सकते हो आप, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस क्लास में आके, इस क्लास में अभी इतना आपको समझ में आ रहा है कि सिस्टम डॉट आउट से प्रिंट होता है, उसी को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर मुझे इसको प्रिंट करना है तो आप कैसे लिखोगे, आप बता सकते हो यहाँ पे कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, स्टैटिक है तो आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली क्या लिखना है, A1, राइट, डॉट, फिर क्या लिखोगे आप, S, है ना, जो वेरिएबल का नाम है S, और फिर डॉट, मान लो कि मुझे इसका लेंथ फाइंड करना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितना है सपोज, तो हम लोग यहाँ पे उसके लिए एक इनबिल्ट मेथड आता है, क्या, लेंथ मेथड, राइट। ये तो अगर ये जो कॉल होगा तो इसका लेंथ बता देगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितना है। तो इसको अभी अगर रन करोगे तो आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि आउटपुट के लिए आपको सिस्टम डॉट आउट तो यूज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, कुछ इस तरीके से लिख दिया, और इसी के अंदर मैं ये वाला पर्टिकुलर पार्ट को रख दिया। क्लियर है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अभी जो है आउटपुट, इसको जब आप रन करोगे तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 5, है ना। तो जैसे मैं इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल कर रहा हूं, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपको 5 दिखा रहा है। तो अगर ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया, स्टैटिक कीवर्ड है यहाँ पे, तो A1 क्लास का नाम था, तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा हूँ इसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि A1 यहाँ पे क्या है, A1 इज अ क्लास, यहाँ पे S क्या है, एक स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल, राइट। और ये जो मेथड है, तो ये मेथड लेंथ फाइंड करने के लिए इनबिल्ट मेथड होता है। अगर ये चीज आपको क्लियर हो गया तो सेम उसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और क्लास में बनाता हूँ, ठीक है, क्लास सिस्टम, जो कि इनबिल्ट क्लास है, ठीक है। और इसके अंदर की अगर मैं बात बताऊं तो यहाँ पे क्या चीजें हैं, स्टैटिक, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग यूज किया है, उसी तरीके से यहाँ पे भी एक आता है, इसको हम कहते हैं क्या, प्रिंट स्ट्रिंग, ठीक है। ये क्लास है ये भी, और ये इसका वेरिएबल है, ठीक है। तो ये आउट जो है बाय डिफॉल्ट इंटरनली जो सिस्टम में बताया गया है कि इस तरीके से ये आउट है, ठीक है। और इसी का जो मेथड होता है, राइट। तो यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे यूज किया कि ये जो आउट है ये एक स्टैटिक वेरिएबल है, जिसका रिटर्न टाइप क्या है, यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंट स्ट्रीम, जो डेटा टाइप है यहाँ पे जैसे स्ट्रिंग था उसी तरीके से यहाँ पे सिस्टम में जो इनबिल्ट दिया गया वो प्रिंट स्ट्रीम, स्ट्रीम नहीं स्ट्रीम, ठीक है, कुछ इस तरीके से प्रिंट स्ट्रीम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो आता है ये यहाँ पे वही चीज यहाँ पे यूज किया जाता है, क्या, सिस्टम मतलब क्या, इस क्लास का नाम, और ये जो आउट है ये स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है। और उसके अंदर जो मेथड यूज हम करते हैं प्रिंट एलन, जैसे मैंने यहाँ पे लेंथ यूज किया मेथड, सेम उसी तरीके से उसका मेथड है प्रिंट एलन मेथड है। तो यहाँ पे जो सिस्टम मैंने यूज किया हुआ है, यहाँ पे इसको एक्सेस करना होगा तो कैसे, इसी तरीके से एक्सेस करेंगे ना, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट बनाना नहीं पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट हमने क्या लिखा, सिस्टम लिखा, और आउट जो है इस वेरिएबल का नाम है जो स्टैटिक वेरिएबल है। आप ये बोल सकते हो कि आउट इज अ स्टैटिक वेरिएबल जो प्रेजेंट कहाँ पे है, सिस्टम क्लास के अंदर प्रेजेंट है, जिसका वो टाइप कौन सा टाइप है, प्रिंट स्ट्रीम टाइप का है। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का था उसी तरीके से प्रिंट स्ट्रीम टाइप का है। और प्रिंट एलन जो मेथड है इज अ मेथड प्रेजेंट इन प्रिंट स्ट्रीम क्लास। समझ में आ रहा है, यानी अगर मैं सिंपल यहाँ पे बताऊं कि क्या है, तो यहाँ पे सिस्टम क्या हो गया, सिस्टम इज अ क्लास, जो आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि सिस्टम एक तो क्लास है। बट यहाँ पे जो आउट है उसके बारे में आपको क्या बताया कि ये एक स्टैटिक वेरिएबल है, राइट। और ये स्टैटिक वेरिएबल कहाँ पे है, इन सिस्टम क्लास, है ना, ऑफ टाइप प्रिंट स्ट्रीम, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रिंट एलन है ये क्या हो गया, ये एक मेथड है, इट इज अ मेथड, ठीक है। लेकिन ये मेथड कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन प्रिंट स्ट्रीम क्लास, ठीक है। और इंटरव्यू में ये चीज पूछा जाता है। सर आपने डिक्लेयर किया है ना आउट जो है स्टैटिक वेरिएबल है, नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ये इनबिल्ट बनाया हुआ है, इनबिल्ट बना हुआ है। मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इंटरनली चीजें हैं वो मैंने यहाँ पे बनाया। तो ये आउट पहले से इनबिल्ट बना के रखा हुआ है सिस्टम के अंदर, ठीक है। अगर हम डिक्लेयर नहीं करेंगे तब भी आउट हमारा ये स्टैटिक वेरिएबल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
ये तो जस्ट मैंने आपको बताया कि इंटरनली क्या हो रहा है। जैसे मैंने आपको अभी ये मैंने मैनुअल बनाया ना, ये हमारे पास इनबिल्ट पहले से आपके जेडीके के अंदर में सारा चीज करके रखा गया है, डिक्शनरी इसका जो भी है, लाइब्रेरी फाइल सब कुछ बना के रखा गया है। तो इंटरनली बातें मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको पहले ये चीज एक्सप्लेन किया कि जैसे क्लास आप लिखते हो, स्टैटिक अगर है, ये वेरिएबल डेटा टाइप हो गया, ये एस हमने खुद से बनाया, तो यहाँ पे आउट पहले से बना हुआ है, लेकिन आउट है क्या, इट इज ए स्टैटिक वेरिएबल, लेकिन उसका जो टाइप है वो कौन सा टाइप है। जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप यूज किया, तो यहाँ पे इनबिल्ट होता है प्रिंट स्ट्रिंग, तो यहाँ पे प्रिंट स्ट्रिंग एक क्लास है, ये भी एक क्लास है, ठीक है। और यहाँ पे आउट एक वेरिएबल का नाम हो गया जो कि स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है। और वही मैंने यहाँ पे क्लियर करके लिखा है कि सिस्टम इज अ क्लास, कि सिस्टम एक क्लास है, आउट जो है एक स्टैटिक वेरिएबल है इनसाइड द सिस्टम क्लास, ठीक है। अब बात ये आता है कि यहाँ पे कौन से पैकेज में ये सब चीजें जो होता है, ये जो सिस्टम क्लास है उसका पैकेज क्या है। इसका जो पैकेज होता है जावा लैंग्वेज डॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके अंदर होता है। जो अभी आप किसी से कोई तो पूछ रहे थे क्या कि हम किसी इनबिल्ट पैकेज को इंपोर्ट नहीं करेंगे क्या, है ना, तो उसके लिए जो ये सिस्टम क्लास है वो इनसाइड जावा डॉट लैंग्वेज पैकेज के अंदर में होता है। लेकिन पैकेज के बारे में एक कंप्लीट डिटेल एक सेशन है, उसमें 2 सेशन लगेगा, इतनी सारी कहानी है उसके इंटरनली, ठीक है। तो मेरा जो बताने का मकसद ये नहीं है कि जस्ट मैं आपको ऊपर ऊपर बता दूं ऐसे ऐसे होता है, जब तक कि आप इंटरनली डिटेल नहीं समझोगे कि इंटरनली क्या सब चीजें होता है, ठीक है, तो फिर आप मतलब आप वो रट्टा रटाया वाला बात हो जाएगा, है ना, आपको कंसेप्ट एक्चुअल नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए ये चीज आपको समझना जरूरी है कि यहाँ पे किस तरीके से काम हो रहा है, इंटरनली किस तरीके से ये परफॉर्म करता है, वो चीज आपको समझना यहाँ पे जरूरी बात होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज समझ में आया कि मैं जो यहाँ पे बताया, मैं तो ये मैंने जो भी डिक्लेयर करके बताया ये इंटरनली आपके सिस्टम में पहले से डिक्लेयर करके रखा गया है सारी चीजें। तो यहाँ पे आप आउट का मतलब आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट नहीं है, अब ये बिल्कुल समझ के रखो, यहाँ पे ये स्टैटिक वेरिएबल है और ये जो है प्रिंट एलन एक मेथड है। अब इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि प्रिंट एलन कौन से क्लास से आता है, तो मैंने आपको क्या बताया, वो प्रिंट स्ट्रीम क्लास का मेथड है, राइट। तो ये सब तो बहुत छोटी सी बातें हैं, लेकिन लोगों को नहीं मालूम होता है, इंटरव्यू में ये सब चीजें पूछा जाता है, तो फिर वहां पे नहीं, सिस्टम डॉट आउट से क्या होता है, इससे मैसेज हम प्रिंट कर सकते हैं, बट सिस्टम क्या है, आउट क्या है, प्रिंट एलन कहाँ है, और ये सब चीज कौन से पैकेज में है, ये समझना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, राइट, क्लियर है। तो आई होप कि अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मतलब छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताया जो कि मतलब काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था, है ना। मैं सिंपल ये बता सकता था इससे प्रिंट होता है, बस यहीं पे कहानी खत्म कर देते हैं ना, लेकिन मैंने आपको काफी डिटेल में बताया कि इंटरनली क्या सब चीजें हो रहा है और किस तरीके से प्रिंट हो रहा है। तो क्लास का नाम आप जो भी चाहे दे सकते हैं, ये हमारा मेन मेथड है, मेन मेथड में क्या क्या चेंजेस करना है वो मैंने आपको बताया कि पब्लिक को अगर स्टैटिक के बाद भी लिखा तो भी चलता है, कोई इशू नहीं होगा, वॉइड रिटर्न किया तो किसे जाएगा, स्टैटिक क्यों नहीं हमने लिखा, मेन क्या है, और इसके बारे में भी मैंने आपको चेंजेस करके आपको दिखाया कि क्या क्या पॉसिबल वेज है जो आप चेंजेस आप कर सकते हो और आपके प्रोग्राम में कोई एरर भी नहीं आएगा। इवन आपको सिस्टम डॉट आउट के बारे में भी काफी डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। अब आप आसानी से इंटरनली डिटेल आप समझ सकते हो। और स्टैटिक का क्या कीवर्ड था, स्टैटिक का मतलब यहाँ पे 2 चीजें मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको स्टैटिक के बारे में बताया, एक तो मेथड के बारे में बताया, इवन आपको जो ये आउट है ये भी एक स्टैटिक वेरिएबल है, तो जो कि विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। और स्टैटिक क्यों रखा गया ये भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि अगर मुझे उस पर अगर वहाँ पे स्टैटिक वाला कंसेप्ट नहीं होता जो मैंने यहाँ पे आपको जो लिख के दिया मैंने, अगर स्टैटिक नहीं होता तो आपको स्टैटिक आपको प्रिंट करने के लिए आपको कितना लेंथी प्रोसेस होता है आप समझ सकते हो, राइट ना। अगर यहाँ पे स्टैटिक नहीं होता तो आपको सिस्टम के लिए पहले ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर ऑब्जेक्ट बना के डॉट ऑपरेटर यूज करके फिर आउट को कॉल करो, फिर आउट में डॉट लगा के प्रिंट एलन करो, तो कितना लेंथी प्रोसेस होता था। इसलिए यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड अंदर रखा गया ताकि आप डायरेक्टली सिस्टम डॉट आउट करके आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको इसके बारे में बताया कि मैनुअली मैंने आपको करके दिखाया कि अगर मुझे एस को एक्सेस करना हो तो डायरेक्टली a1 डॉट एस डॉट लेंथ करके हम इसको एक्सेस हम कर सकते हैं। अगर यही स्टैटिक नहीं होता तो आपको यू हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट फॉर a1, फिर ऑब्जेक्ट में डॉट ऑपरेटर यूज करके एस लिखो, फिर उसमें वैल्यू असाइन करो, फिर आप उसको मेथड को कॉल करो, काफी लेंथी प्रोसेस होता, ठीक है। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आया हो। मैं काफी बेसिक चीजें आपको बताया जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट था, लोगों को नहीं पता होता है और इंटरव्यू में यही सब चीजें वहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि आज मैं कुछ नहीं, देखा जाए तो मैं कोई कुछ बताया नहीं, मैं आपको सिर्फ मैं सिंपल से क्लास क्रिएट किया और इसी में हम आज रह गए कि मेन मेथड के अंदर ही रह गए कि इसमें कौन सी कीवर्ड का क्या यूज किया, ठीक है। तो आगे का जो कल का जो सेशन होगा इसी का कंटिन्यूअस पार्ट होगा कि आगे मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएबल्स हम जो डिस्कस किया था कि वेरिएबल्स के बारे में जो हमने डिस्कस किया ये सब सारी चीजें यहाँ पे किस तरीके से होगा, है ना। तो ये सब चीजों का यूज करेंगे, कुछ और भी न्यू कंसेप्ट हम समझने की कोशिश करेंगे वहाँ पे। और
दूसरी बात क्या कि अभी जो कुछ भी मैंने यहाँ पे आपको बताया है ये आपको वीडियो सेशन भी आपको मिल जाएगा, और मेरा जो YouTube चैनल है आप वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको पूरा ये जो अगर आपको फिर से अगर देखना हो समझना हो तो आप मेरे YouTube चैनल पे ये अपलोड हो जाएगा, तो वहाँ से भी आप इसको आप देख सकते हो आप, ठीक है। और जो भी मैंने यहाँ पे कोडिंग किया है, अगर आप लोग मेल अगर आप मुझे चैट बॉक्स में अगर डाल देते हैं तो जो भी मैंने यहाँ पे कोडिंग किया है मैंने सभी सेव करके रखा हुआ है, तो सभी कोडिंग मैंने आपको मेल पे सेंड कर दूंगा, ताकि आप खुद से भी प्रैक्टिस करके देखेंगे कि जो भी मैंने बताया है, मैंने यहाँ पे जो प्रैक्टिस किया है, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वो आप मैनुअली खुद से भी आप करके आप देख सकते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस आएगा, ताकि आपको लगेगा कि हाँ आप कर सकते हैं। तो आप सभी अपना ईमेल आईडी मुझे चैट बॉक्स में आप छोड़ दीजिए, ताकि मैं आज के सेशन कंप्लीट होने के बाद जो भी मैंने यहाँ पे कोडिंग किया आपको मेल पे आपको सेंड कर सकूं, और फिर आप भी आप कोडिंग करेंगे, और कुछ डाउट रहेगा तो फिर हम नेक्स्ट सेशन में फिर हम उसको डिस्कस करेंगे कि क्या सब चीज़ें प्रॉब्लम आया या रन करने में क्या प्रॉब्लम आया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और सब कुछ क्लियर होगा तो हम नेक्स्ट टॉपिक हम डायरेक्टली हम स्विच हम करेंगे। और किसी को डाउट? नो सर। क्लियर है, ठीक है। तो सेशन कैसा रहा? काफी अच्छा रहा सर। चलिए, Yes, sir, it was great. चलिए ठीक है।